Now children, today we are going to learn about simple pendulum. Why we are interested in simple pendulum? बहुत interesting story है simple pendulum की. गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम सिंपल पेंडुलम की एक खासियत को ऑब्जर्व किया. अगर इसकी लेंथ को चेंज नहीं किया जाए तो इसको हर बार जब ऑसिलेट कराते हैं इस तरीके से हम इसको एक साइड में ले जाके छोड़ देते हैं एंड इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. Then if length of the pendulum is not changed, then every time whenever it is oscillated, it takes equal time to complete its one oscillation. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि हर बार ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम ले रहा था. एंड ही यूज्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल पेंडुलम टू मेजर टाइम. तो हम लोग उससे पहले टाइम मेज़र करते थे सैंड क्लॉक से, वाटर क्लॉक से, सन डायल से. बट गैलीलियो वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड सिंपल पेंडुलम एंड गेव अस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम. So you can feel that simple pendulum is not only interesting but very important to understand. अब simple pendulum की खासियत क्या है, किसे simple pendulum कहते हैं? We used to tie a heavy metal ball which is small, which is spherical. Heavy metal ball which is a spherical shape, and we tie it with a string which ideally is inelastic. मतलब बॉल को, बॉब को आप इस स्ट्रिंग के साथ जब सस्पेंड करेंगे तो इसकी लेंथ इलास्टिसिटी की वजह से चेंज नहीं होगी. इट इज़ इनएक्सटेंसिबल, इनइलास्टिक, चेंज नहीं होगी लेंथ. और जब ये ऑसिलेट करेगा तो इनइलास्टिक है. ऑसिलेशन के ड्यूरेशन में जो फोर्सेस के चेंजेस आएंगे उसकी वजह से इस स्ट्रिंग को अपनी लेंथ चेंज नहीं करनी है. दैट मीन्स इट इज़ इन इलास्टिक, इन एक्सटेंसिबल, एंड दिस स्ट्रिंग इज़ ऑलमोस्ट मासलेस. बहुत हल्की है ये स्ट्रिंग. तो ऐसी स्ट्रिंग में एक हैवी मेटल के स्फेरिकल स्मॉल बॉब को, ऑब्जेक्ट को जब आप स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं तो ये खास अरेंजमेंट कहलाता है सिंपल पेंडुलम. तो बॉब ऑफ द पेंडुलम इज heavy metal ball, small size, shape spherical. Spherical shape और small size रखते हैं so that surface area is as low as possible. surface area low होने से हम एयर के रेजिस्टेंस को, जब ये ऑसिलेट करता है तो एयर के रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं और इसके ऑसिलेशन को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं. ठीक. इसके अलावा इसकी स्ट्रिंग आप लिख लो, इनइलास्टिक, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस होनी चाहिए. बहुत हल्की होनी चाहिए ये स्ट्रिंग. एंड इंटरेस्टिंगली लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ये जो मेटल की रॉड है इसे हम रिजिड सपोर्ट कहेंगे. देखो, रिजिड सपोर्ट. तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज अप टू सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉब. इसके सेंटर तक लेंथ है. अगर नॉर्मली लेंथ ऑफ द पेंडुलम सोचे तो हमें लगेगा कि ये थ्रेड जितना लंबा है उतनी लंबी पेंडुलम की लेंथ है, पर ऐसा नहीं है. इस बॉब के रेडियस को भी इस थ्रेड के लेंथ में ऐड किया जाता है. ये रेडियस अगर आर है तो इस थ्रेड के लेंथ में वो रेडियस ऐड करते हैं. देन वी से द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ द बॉब. और रेडियस ऑफ द बॉब हम वर्नियर कैलिपर्स से नॉर्मली मेजर कर लेते हैं. सो व्हाट इज लेंथ ऑफ द बॉब? समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव लेंथ, है ना, क्योंकि थ्रेड की लेंथ के साथ साथ पेंडुलम की भी रेडियस को ऐड करते हैं. तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ बॉब तक, सेंटर ऑफ द बॉब इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस स्फेरिकल बॉब.
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ बॉब तक की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अब टाइम है इसके मोशन को ऑब्जर्व करने का। इसका मोशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप इसको थोड़ा डिस्टेंस डिस्टर्ब करो इस तरीके से, ये जो पोजीशन है ना जिस पर बॉब इस समय है, इट इज़ नोन एज रेस्ट पोजीशन और मीन पोजीशन ऑफ द बॉब, एंड देन वी डिस्टर्ब इट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन अ लिटिल and observe the motion of the bob from its mean position it is going to and fro. अब इसके मोशन को ध्यान से देखो। ये रेस्ट पोजीशन से एक साइड में एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जाता है, वापस लौटकर मीन पोजीशन पर आता है, फिर दूसरी साइड में बी तक जाता है और फिर वापस लौटकर मीन पोजीशन पर आता है। इन दो एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर रुकता है और फिर वापस लौटता है, क्योंकि इस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो इसको यहाँ तक पहुँचने पर एक मोमेंट के लिए रोक देते हैं और वापस खींचते हैं। सिमिलरली एट दिस साइड ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन बॉब इज stopped for a moment and then it returns back to its mean position. जितनी बार ये मीन पोजीशन पर लौटता है ये रुक नहीं पाता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम एनर्जी आ जाती है और ये अपनी इस मीन पोजीशन को हर बार क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है, और दूसरी तरफ जाते ही फिर से इस पे ऐसे फोर्सेस एक्ट करते हैं जो इसको यहाँ पे रोक कर वापस लौटने के लिए फोर्स करते हैं। धीरे धीरे पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस हैं वो डाई होने लगते हैं बिकॉज ऑफ दी एयर रेजिस्टेंस। तो हमने बहुत कोशिश की है कि एयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, फिर भी पेंडुलम पर एयर रेजिस्टेंस लगता है और ये धीरे धीरे ऑसिलेट करना बंद कर देता है। नाउ ऑब्जर्व द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय अस टू द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जितनी दूर ले जाकर हम पेंडुलम को छोड़ रहे हैं वो ही डिस्प्लेसमेंट पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डिसाइड कर देता है। पेंडुलम इस डिस्टेंस से ज़्यादा दूर मीन पोजीशन से दोनों साइड में नहीं जाएगा। ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, एक्सट्रीम पोजीशन बी और एक्सट्रीम पोजीशन ए पर स्लो मोशन में देखने पर हम पेंडुलम को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक कर वापस लौटते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो स्लो मोशन में हम पेंडुलम के मोशन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करके अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेंडुलम के मोशन में ये जो पोजीशन है जिसको हम रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे इस पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो ये इसके दोनों साइड में ऑसिलेट करने लगता है, और जब इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये एक साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस जाकर वापस लौटता है, फिर दूसरे साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है, फिर वापस लौटता है, और एक साइड में एक्सट्रीम पोजीशन जाकर मीन पोजीशन पर लौटना, दूसरे साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर मीन पोजीशन पर लौटना, ये मूवमेंट एक ऑसिलेशन कहलाता है। रेस्ट पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड number of oscillations in 1 second is known as frequency of simple pendulum.
So time period, frequency and amplitude, these three terms are very important in the study of the motion of the simple pendulum, and along with it, length of the pendulum, the concept of distance between point of suspension and center of gravity is also an important point in the study of the simple pendulum. So we note down all the points we discussed, that Galileo found that time taken by a simple pendulum of a particular length to complete its one oscillation does not change if it remains same every time when it is made to oscillate, if its length is not changing. So he introduced the modern method of measuring time. So what is simple pendulum? It's ideally, simple pendulum is a heavy bob, small metal bob of a spherical shape attached with the inextensible, inelastic, massless string. Why it is important? Because it performs very interesting motion. It oscillates to and fro about its mean position, called simple harmonic motion, which is periodic motion. That means it repeats its motion after a particular time interval, and when it is disturbed from its rest position, it performs simple harmonic motion or to and fro motion about its rest position. And during that motion, two times it reaches to the extreme position from its mean position, where it stops for a moment and then returns towards its mean position, but it is not able to stop at mean position, because till it reaches to mean position it gains energy and it is forced to cross the mean position. So it keeps on oscillating till air resistance does not dissipate its whole energy and finally it stops. Now it's very important to understand what is one oscillation. From mean position to extreme position, then extreme position to other extreme position, and then back to mean position, this is one oscillation. Time taken by pendulum from mean position to this extreme position is equal to time taken by pendulum to reach from extreme back to mean position. Then this time in turn is equal to time taken by pendulum to reach from this mean position to other extreme position, and then time taken by pendulum to reach back to mean position. These times are equal. We can divide the whole oscillation of pendulum in four parts. This is first part of the journey, this is second part of the journey, this is third part of the journey, this is fourth part of the journey. If total time taken by the pendulum to complete one oscillation is capital T seconds, which is also known as time period, then this first part is completed in T by 4 seconds. Second part is also completed in T by 4 seconds. Third part is also completed in T by 4 seconds. And fourth part is also completed in T by 4 seconds. So, 4 equal times are taken by the pendulum to complete 4 parts of its journey of one oscillation. Then these definitions are really very important. What is time period? Time taken by pendulum to complete one oscillation. What is frequency? Number of oscillations completed in 1 second. What is relation between time period and frequency? So we know that we define time period as T seconds. Capital T is the symbol with which we represent time period. So T seconds are taken, then one oscillation is completed. So in 1 second, simple unitary method, 1 upon T oscillations will be completed. So frequency of the pendulum is simply number of oscillations in 1 second, that is 1 upon T. And frequency has unit hertz or second inverse. Right? Then what is amplitude? We have gone through this concept also, that
फ्रॉम मीन पोजीशन डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधी लाइन से जोड़ना है मीन पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन से। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस is called amplitude and it is represented with alphabet A on this side also and at this side also. So maximum displacement of pendulum from mean position on either side is called amplitude of the pendulum. This definition is again very important. Now time period of simple pendulum depends upon two factors. This we will perform an experiment and observe ourselves also. These two factors are effective length and gravitational acceleration. Now effective length, as we have understood, distance between point of suspension and center of gravity of the bob. Distance between these 2 points is called effective length. So time period of simple pendulum is proportional to length but under root में, मतलब लेंथ अगर बढ़ती है तो टाइम पीरियड बढ़ता है, लेकिन अगर लेंथ 4 टाइम्स कर दो तो टाइम पीरियड डबल होता है। जिस रेट से लेंथ इंक्रीज करती है उस रेट से टाइम पीरियड नहीं बढ़ता, उससे कम रेट से टाइम पीरियड बढ़ता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इफेक्टिव लेंथ, एंड यू नो दैट इफेक्टिव लेंथ इज लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ बॉब। एंड द सेकेंड फैक्टर इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है तो टाइम पीरियड अंडर रूट जी के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो टाइम पीरियड को अफेक्ट करते हैं। एंड द फैक्टर्स विच डू नॉट अफेक्ट टाइम पीरियड आर 2, मास ऑफ द बॉब एंड एम्पलीट्यूड। ऐसा लगता है कि हैवी बॉब को ज़्यादा टाइम लेना चाहिए या ज़्यादा दूर तक अगर ऑसिलेट कराएं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़ा हो तो पेंडुलम को ज़्यादा टाइम लेना चाहिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, पर ऐसा होता नहीं है। So we have to remember these 2 points, that time period does not depend upon mass of the bob and amplitude of the bob. So introduction of simple pendulum is complete. अब इसकी डिटेल्ड स्टडी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे टाइम पीरियड लेंथ के साथ अगर ऑसिलेट कराते हैं डिफरेंट लेंथ पर पेंडुलम को तो कैसे टाइम पीरियड चेंज होता है, कैसे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं किसी सिंपल पेंडुलम का, और न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।